हेलो एंड वेलकम टू ब्राइट बोर्ड एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर वर्षा भारद्वाज और आज हम पढ़ने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर जेनेटिक्स। इसमें हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। हम यहाँ पे मेंडल्स के लॉज जानेंगे, कैरेक्टर्स और ट्रेट्स का डिफरेंस समझेंगे, जीन्स और एलील्स समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, ठीक है। ये सारा हम टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ पे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही लास्ट में हम लेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट से शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जेनेटिक्स होता क्या है? जेनेटिक्स होता है जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर हो रहे हैं, उनकी स्टडी को, उस ट्रांसमिशन की स्टडी को, जो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, ऑफस्प्रिंग्स यानी चिल्ड्रन, जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं, उस प्रोसेस को, जो ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टर्स का, उसकी स्टडी को कहते हैं जेनेटिक्स। और इस ट्रांसमिशन से रिलेटेड जो लॉज हैं उनकी स्टडी भी जेनेटिक्स में ही आती है, ठीक है। स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स एंड लॉज रिलेटिंग टू इट, ये होता है जेनेटिक्स, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ये जो जॉन मेंडल थे, ये ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुए थे, ठीक है। यहाँ पे ये एक पीजेंट फैमिली में बॉर्न हुए, तो इन्होंने वहाँ मॉनेस्ट्री में रह के अपनी पढ़ाई करी और फर्दर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वियना चले गए। ये टीचर बनना चाहते थे, तो इन्होंने टीचिंग सर्टिफिकेट के लिए एक एग्जाम दिया। अनफॉर्चुनेटली ये उसमें फेल हो गए और ये वापस मॉनेस्ट्री आ गए। वहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन था उस मॉनेस्ट्री में, तो इन्हें प्लांट से कुछ लगाव था। इन्होंने जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी इन्होंने पी प्लांट को ग्रो करना स्टार्ट किया। उनके जो उन्होंने उसको ग्रो करा, फिर उसके उन्होंने उनको पॉलिनेट करवाया, और फिर वो मतलब जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो देखना चाहते थे कि ये लाइफ किस तरीके से आगे फर्दर कैरी हो रहे हैं, कुछ कैरेक्टर्स कैसे कैरी हो रहे हैं, है ना। डिफरेंट कैरेक्टर्स दिख रहे थे उनको पी प्लांट पर। वो देख रहे थे कि नेक्स्ट जनरेशन में डिफरेंट कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स के भी प्लांट मिल रहे हैं। तो ये उस चीज़ को समझने के लिए इन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो पी प्लांट ग्रो करने स्टार्ट किए। और जो इन्होंने अपनी रिसर्च से, जो अपनी स्टडी से इन्होंने जो निकाला, जो इन्फ्रेंस निकाला, वो उसने इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बना दिया। इन्होंने जो रिसर्च करी उससे ये पहुंचे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस तक, ठीक है। उनकी रिसर्च ने उनको हेल्प करी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस तक पहुंचने के लिए। इनहेरिटेंस के कुछ लॉज इन्होंने बनाए कि किस तरीके से कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। अब जो ये जेनेटिक्स है, जो हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, इसको हम अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारी जो डे टू डे लाइफ है इसमें हम इसको अप्लाई करा जा रहा है। जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक फील्ड होता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसके जीन्स हैं, उनको ऑल्टर कर सकते हैं, उसमें हम चेंज ला सकते हैं नए जीन्स डाल के। मतलब हमें कोई पर्टिकुलर ट्रेट चाहिए, ठीक है, तो उसका जीन, उस पर्टिकुलर ट्रेट का जीन हमने एक ऑर्गेनिज्म से निकाला और दूसरे ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम में इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके डीएनए में इंट्रोड्यूस कर दिया। वहाँ फिर वो जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उस ऑर्गेनिज्म में, और उससे हमको डिजायर्ड ट्रेट मिल रहा है, उससे डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है, जैसे कि इंसुलिन बनाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है उसको हमने एक बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, उसके क्रोमोसोम्स में, उसके डीएनए में इंट्रोड्यूस किया गया। ना वो जो बैक्टीरिया है अब वो कहलाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरिया अब इंसुलिन लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहा है ना, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स क्या है, बैक्टीरिया जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, और वो जो जीन प्रोडक्ट जो हमको चाहिए वो लार्ज क्वांटिटीज़ में बन रहा है, और इससे हमें इंसुलिन हार्मोन मिल रहा है, जिसको हम मेडिसिनल पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया। दूसरा इसका एप्लीकेशन है जेनेटिक्स का जेनेटिक काउंसलिंग। जैसे कि कुछ डिजीजेज होती हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं, जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो इस तरीके से ये जो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं उनकी काउंसलिंग की जाती है, ताकि उनको पता चल सके कि क्या उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो उनके चिल्ड्रन होंगे, क्या उनमें ये अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स, ये अनडिज़ायरेबल जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने के क्या चांसेस हैं, क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस पे उनकी काउंसलिंग की जा सकती है। अब हम टॉपिक पे आते हैं वापस, जेनेटिक्स के हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स
ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, पेरेंट्स से बच्चों में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसको कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, अब हमने देखा होगा कि ये जो आप लाइन सुनी होगी, लाइक पिगेट्स लाइक, मतलब जो यंग वंस हैं वो अपने ही पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, है ना, यंग वंस लुक लाइक देयर पेरेंट्स। ऑल्दो हम ये देख सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे दिख रहे हैं, बट दे डू हैव वेरिएशंस, वो डिफरेंट होते हैं। अगर हम अपना एज अ होल स्पीशीज, हम ह्यूमंस की स्पीशीज देखें तो हम एज अ होल वी ऑल आर वेरी सिमिलर। हमारे पास 2 आईज हैं, नोज है, माउथ है, हम देखने में एक जैसे लगते हैं, बट स्टिल वी आर सो डिफरेंट। ह्यूमन स्पीशीज में ही डिफरेंट रेसेस हैं, डिफरेंट ट्राइब्स हैं, दे डू लुक डिफरेंट। ठीक है ना, ये हमको पता है। डिफरेंट जो रेसेस हैं दे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर हम एक ही रेस में बात करें तो उसमें भी जो अलग अलग इंडिविजुअल हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम एक फैमिली की ही बात करते हैं, अगर हम एक फैमिली में देखें तो आप अपनी फैमिली में देखो, आप सब आपस में, हम फैमिली मेंबर्स आपस में एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं। दो वी हैव सम फीचर्स की बहुत कुछ कुछ सिमिलैरिटी मिलेगी, कि हम कहते हैं ना नाक मम्मी जैसी है, आईज पापा जैसी हैं, बालों का कलर दादी जैसा है, वी हैव सर्टेन सिमिलैरिटीज बट स्टिल वी आर डिफरेंट। ये जो डिफरेंसेस होते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में, ये जो डिफरेंसेस हैं इन्हें कहा जाता है वेरिएशंस। ठीक है, तो फैमिलीज में भी, इंडिविजुअल्स में जो आपस में डिफरेंसेस हैं ये कहलाते हैं वेरिएशंस। अब बात करते हैं हम कैरेक्टर्स और ट्रेट्स की। कैरेक्टर्स और ट्रेट्स क्या होते हैं? जो भी फीचर हम पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे हैं, चाहे वो हमारी आईज का कलर हो, चाहे हमारे हेयर्स का टेक्सचर हो, ठीक है, या हमारा राइट हैंडेडनेस, लेफ्ट हैंडेडनेस है, वॉटेवर, या एक कैरेक्टर होता है टंग रोल, जो कुछ लोग टंग रोल कर सकते हैं, कुछ टंग अपनी रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो भी फीचर हम इनहेरिट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से, वो फीचर्स कहलाते हैं कैरेक्टर्स। इनहेरिटेबल फीचर्स यानी आई कलर, हेयर शेप, ये कैरेक्टर है। अब इन कैरेक्टर्स के क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, जैसे आई कलर आइदर ब्राउन और ब्लू, ठीक है, या ब्लैक होंगी। तो इसमें वेरिए मतलब ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं इसकी आई कलर की। या हेयर शेप में हम कह सकते हैं कर्ली या स्ट्रेट। तो ये जो डिफरेंट इसमें ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं वो ट्रेट्स होती हैं। तो किसी कैरेक्टर के क्या है, अगर कोई कैरेक्टर हम बात कर रहे हैं किसी कैरेक्टर की, तो उसके डिफरेंट ट्रेट्स होंगे। जैसे उसमें या तो पर्सन में ब्लू कलर, अगर हम आई कलर की ही बात करें तो आई कलर इज द कैरेक्टर एंड ट्रेट इज द जो विजिबल फीचर हमको दिख रहा है। जैसे ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकती हैं, वो क्या होता है? ये डिफरेंट ट्रेट्स हैं, ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। जैसे कि यहाँ पे हम डिफरेंट कैरेक्टर्स को देख रहे हैं और हम साथ में उनके डिफरेंट ट्रेट्स भी देख रहे हैं। जैसे आई कलर है, यहाँ पे डिफरेंट ट्रेट्स हैं आई कलर के, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। हेयर शेप में अगर हम बात करें तो यहाँ डिफरेंट 2 ऑल्टरनेटिव ट्रेट्स हैं, आइदर कर्ली और स्ट्रेट। टंग रोलिंग में 2 ट्रेट्स होंगे, आइदर वन कैन रोल द टंग व्हेन जब जीभ को, आप टंग को अपनी बाहर निकाल रहे हो, उस समय अगर आप उसको रोल कर पा रहे हो, दैट इज रोलिंग ऑफ टंग। एंड अदर ट्रेट इज कि वन हु कैन नॉट रोल, जैसे मैं अपनी टंग रोल नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, ईयर लोब, ये जैसे आप देख रहे हो, दिस इज फ्री ईयर लोब, है ना, ये फ्री है। कुछ लोगों का इस तरीके से आप देखोगे अटैच्ड होता है ना, ईयर लोब ऐसे अटैच्ड होता है, और ये है फ्री, मोस्टली फ्री मिलेगा। ये डोमिनेंट ट्रेट होता है। अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है, ये हम बाद में आगे पढ़ेंगे। हैंड यूज, राइट हैंडेडनेस और लेफ्ट हैंडेडनेस, ये भी क्या होता है? कैरेक्टर क्या है? हैंड यूज। अगर हम हैंड यूज की बात करें तो कैरेक्टर यहाँ पे हैंड यूज होगा, और ट्रेट क्या होगा? राइट हैंडेडनेस और लेफ्ट हैंडेडनेस। ऐसे ही लिप्स में थिक एंड थिन, तो थिक एंड थिन ट्रेट होंगे, ठीक है। राइट हैंडेडनेस और लेफ्ट हैंडेडनेस हैंड यूज में ट्रेट होंगे। ये डिफरेंट ऑल्टरनेटिव ट्रेट वो है, कैरेक्टर फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर। अब इसमें एक पर्सन में राइट हैंडेडनेस भी हो सकती है और दूसरे पर्सन में लेफ्ट हैंडेडनेस हो सकती है, ठीक है। तो ये ट्रेट्स होंगे इसके। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जब हमने सेल साइकिल और ये सब देखी थी, तो हमें पता है कि जो हमारे न्यूक्लियस में
जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है। जो न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन होता है वो किससे बना है? क्रोमैटिन बना होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, है ना? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना है। ये है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन हमारा न्यूक्लियस में स्प्रेड आउट पड़ा रहता है, ऐसे ही फैला हुआ पड़ा रहता है, पर जब सेल डिवाइड हो रहा होता है उस समय ये जो क्रोमैटिन होते हैं ये कंडेंस करके बना लेते हैं रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें बोलते हैं हम क्रोमोसोम्स, है ना? जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं, यहाँ पे हमारे अंदर, हम सब के अंदर हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे अंदर, ये पेयर्स में अरेंज होते हैं, मतलब वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। और ये जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसमें हर पेयर में एक क्रोमोसोम हमें अपनी मदर से मिला है और एक क्रोमोसोम हमें हमारे फादर से मिला है, ठीक है? यहाँ पर 1 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम मदर से आता है और एक क्रोमोसोम फादर से आता है, ठीक है? तो जब क्रोमोसोम्स हमारे ऐसे पेयर्स में अरेंज होते हैं, है ना, तो ये इसमें एक क्रोमोसोम हमें हमारी मदर से मिला है और एक क्रोमोसोम हमें हमारे फादर से मिला है, ठीक है? तो क्या होता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये एक तो इनके क्रोमैटिड्स डुप्लीकेट कर गए, ठीक है? ये हमें पता है क्रोमैटिड्स डुप्लीकेट कर जाते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये पेयर्स में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है? तो जो सिमिलर साइज और स्ट्रक्चर और शेप के क्रोमोसोम्स हैं वो एक साथ पेयर में आ जाते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स है जब ये पेयर में ऐसे अरेंज हो जाते हैं तो ये कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जो सेम साइज और सेम शेप के क्रोमोसोम्स होंगे, ये जब साथ आते हैं तो ये होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है? अब इस तरीके से जब ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आपस में अरेंज हो जाते हैं और उस समय पे अगर हम हाई पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर हम सेल के न्यूक्लियस की फोटोग्राफ लेते हैं तो हमें इस तरीके से यहाँ पे क्रोमोसोम्स इस तरीके से पेयर में ऐसे अरेंज दिखाई देते हैं, जहाँ पे ये सिमिलर साइज और शेप के साथ अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पर हर पेयर एक मदर से आया है और एक फादर से आया है। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनको हम इस तरीके से जब अरेंज करते हैं तो यहाँ ये बन जाता है एक कैरियोटाइप। यहाँ ये नंबर 1 क्रोमोसोम है तो यहाँ ये मदर से नंबर 1 क्रोमोसोम और जो फादर से नंबर 1 वाला क्रोमोसोम होगा ये आपस में पेयर में आ गए। ये इस तरीके से पेयर्स में अरेंज्ड हो जाते हैं। अब इन्हें जब हम इस तरीके से साथ में साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो ये बन जाता है कैरियोटाइप। इस फोटोग्राफ को हम बोलते हैं कैरियोटाइप। एटीन, 19, 20, 21, 22 एंड 23। नाउ आप इसमें देखो जो 22 क्रोमोसोम्स तक 22 पेयर्स जो हैं ये दोनों ही जो पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स हैं ये सिमिलर हैं साइज और शेप में, है ना? ये देख रहे हो आप, साइज में सिमिलर है ये वाला पेयर, ऐसे ही ये भी, ये सब साइज और शेप में सिमिलर है। तो 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं, है ना, 22 पेयर्स जो हैं क्रोमोसोम के ये सिमिलर इन साइज एंड शेप हैं, तो ये कहलाते हैं ऑटोसोम्स। इन्हें कहते हैं ऑटोसोम्स। और जो 23rd पेयर है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इस कैरियोटाइप में जो ये इमेज है, इस कैरियोटाइप में जो एक क्रोमोसोम बड़ा है दूसरा क्रोमोसोम छोटा है, ये 23rd पेयर जो होता है ये कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। और ये जो इंडिविजुअल है उसका जेंडर डिसाइड करते हैं, ठीक है? यहाँ पर जो लार्ज वाला साइज का क्रोमोसोम है, बड़ा वाला, ये होता है एक्स क्रोमोसोम, ठीक है? और जो स्मॉल साइज का होता है ये है वाई क्रोमोसोम। तो जो ये हमारा कैरियोटाइप है ये एक मेल का कैरियोटाइप है, और जो फीमेल का कैरियोटाइप होगा उसमें दोनों ही जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ ये दोनों सिमिलर टाइप के होंगे, ये ठीक है, ये सिमिलर साइज के होते हैं एक्स एंड एक्स।
तो फीमेल्स में जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो सिमिलर इन साइज एंड शेप होता है, ठीक है। लेकिन जो मेल्स में 23rd नंबर ऑफ पेयर है, 23rd पेयर जो है क्रोमोसोम का, वो साइज और शेप में डिफरेंट होता है, जिसमें एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है साइज में और वाई क्रोमोसोम छोटा होता है साइज में, ठीक है। अब हर स्पीशीज में, ये मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स होते हैं, तो जितने जो भी बॉडी के सेल्स हैं सब में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, ठीक है। हर सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा। तो जैसे ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं, इस तरीके से कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ स्पीशीज हैं जिनके तुम्हें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे अनियन का 16 है, मेज का 20 है, लायन का, अब ये चीज आप देखो, लायन का नंबर ऑफ क्रोमोसोम 38 है, वहीं टाइगर का भी 38 है, एंड डोमेस्टिक कैट का भी 38 है, ठीक है। अब इनके तीनों के ही 38 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, बट स्टिल क्या ये सेम दिखते हैं? नहीं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनकी बहुत सारी फिजिकल फीचर्स डिफरेंट हैं, इनके बहुत सारे बिहेवियर्स डिफरेंट हैं। तो ये ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये होता है जीन्स की वजह से, ठीक है। अब ये जीन्स क्या है हम आगे देखते हैं। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने आपको बताया कि वी कैन सी इन द कैरियोटाइप क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन पेयर्स ऑफ सिमिलर साइज एंड शेप, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। जो हर पेयर है इसमें एक क्रोमोसोम एक पेरेंट से आ रहा है, एक मदर से एक फादर से। ये जो आइडेंटिकल क्रोमोसोम पेयर्स हैं इन्हें कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, है ना। ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम भी मैंने बता दिए कि ईच वन क्रोमोसोम फ्रॉम क्रोमोसोम पेयर नंबर 1 to 22 आर आइडेंटिकल। जो 1 से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये आइडेंटिकल होते हैं, इनका साइज और शेप सिमिलर है, इसीलिए इन्हें कहते हैं ऑटोसोम्स। और जो क्रोमोसोम नंबर 23 है वो डिफरेंट होता है, तो इसको कहते हैं हम XX और XY, ये सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। इसमें फीमेल्स में जो पेयर है ये सिमिलर होता है, X और X। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम होंगे वो अपने स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। वहीं जो मेल्स होते हैं उनमें होता है ये X एंड Y, तो यहाँ पर ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। X लार्ज होता है साइज में और Y क्रोमोसोम छोटा होता है। अब हम जेंडर डिटर्मिनेशन की अगर बात करें तो जो बेबी है, जो बेबी बॉर्न होगा उसका क्या जेंडर होगा ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर रहा है, ठीक है। ये मदर है और ये फादर है, ठीक है। मदर में जो गैमीट्स बनेंगे, जो, ठीक है, वो कौन से बनेंगे जब ये हम यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए सिर्फ 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम को ले रहे हैं, ठीक है। जेंडर डिटर्मिनेशन के लिए सिर्फ 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो 23rd नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें क्या होगा जब सेल मियोसिस के टाइम पे मियोसिस होगा, गैमीट फॉर्मेशन में कौन सा सेल डिवीजन होता है? मियोसिस होता है। तो यहाँ पर जब मियोसिस होगा तो कौन से गैमीट्स बनेंगे? ये जो क्रोमोसोम है ये डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग सेल में जाएंगे। तो जितने भी एग्स बनेंगे ये सब में क्या होगा? क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम जाएगा, ठीक है। वहीं फादर में जब स्पर्म्स बनेंगे तो ये जो मियोसिस होगा, यहाँ पे भी मियोसिस होगा स्पर्म्स बनने के लिए, इसमें जो गैमीट्स बनेंगे उसमें क्या जाएगा? या तो एक्स जाएगा या वाई जाएगा। अब ये मैटर ऑफ चांस होता है कि कौन सा एग, कौन सा स्पर्म एग को फ्यूज करेगा, ठीक है। अब अगर हम देखें इसके लिए हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं जिसे कहते हैं पनेट स्क्वायर, ठीक है। जिसमें इसमें क्या होता है, इस स्क्वायर्स में हम एक तरफ फीमेल के गैमीट्स लिखते हैं और एक तरफ हम मेल के गैमीट्स लिखते हैं, ठीक है। मदर के गैमीट्स और फादर के गैमीट्स, हमने गैमीट्स यहाँ लिखे। अब हम इनको फ्यूज करेंगे तो ये वाला और ये वाला अगर गैमीट फ्यूज करता है तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? XX, यानी ये डॉटर बनेगी। ये वाला अगर गैमीट एग इस वाई स्पर्म से फ्यूज करता है तो क्या बनेगा? XY। यहाँ पर जो बेबी होगा वो मेल होगा,
ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जब ये वाला और ये वाला स्पर्म, ये स्पर्म इस एग से फ्यूज करेगा तो यहाँ पे डॉटर बनेगी और यहाँ पर होगा एक्स एंड वाई। ठीक है, ये हम इस स्क्वायर से समझ सकते हैं। तो ये सिर्फ मैटर ऑफ चांस होता है कि कौन सा स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर रहा है। एग में हमेशा एक ही टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स मिलेंगे। फादर के जो स्पर्म्स होते हैं उसमें एक्स और वाई दोनों टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। या तो स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होगा या वाई क्रोमोसोम होगा। कौन सा क्रोमोसोम कैरी करने वाला स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर रहा है वो बेबी का जेंडर डिसाइड करता है। The sex of the child depend on the sperm that fertilizes the egg. Eggs contain only one X chromosome while sperms contain either X or Y chromosome. It is just a matter of chance which sperm fertilizes the egg. ठीक है, ये मैंने समझा दिया ना कि एग में सिर्फ X क्रोमोसोम्स ही मिलेंगे क्योंकि मदर में जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो आइडेंटिकल होता है, वहाँ पे दोनों ही क्रोमोसोम्स XX टाइप होते हैं। ठीक है, और जो फीमेल्स जो मेल्स हैं उनमें एक्स और वाई होता है, तो 23rd पेयर डिफरेंट है, तो वहाँ स्पर्म्स में या तो एक्स होगा या वाई क्रोमोसोम होगा। कौन सा स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर रहा है ये उस पर डिपेंड करता है कि जेंडर बेबी का क्या होगा। इफ द एक्स बेयरिंग स्पर्म फर्टिलाइजेस द एग द चाइल्ड विल बी अ फीमेल एंड इफ वाई बेयरिंग स्पर्म फर्टिलाइजेस द एग द चाइल्ड विल बी अ मेल। अब जीन्स क्या होते हैं, अब बात करते हैं हम जीन्स की। जीन्स क्या होते हैं, जो हमने पढ़ा था डीएनए है, डीएनए के कुछ सेगमेंट्स वो कहलाते हैं जीन्स। ठीक है, जीन्स आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम डीएनए से ही तो बना है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स मिलकर क्रोमैटिन बना रहे हैं, क्रोमैटिन ही तो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना है। तो जो डीएनए के कुछ पोर्शंस हैं, ये अगर हमारा डीएनए है तो हम कह सकते हैं कि ये एक जीन हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे दूसरा जीन है। अब ये जब डीएनए आपका कंडेंस करता है, इससे बन रहे हैं क्रोमैटिन, डीएनए और हिस्टोन से बन रहा है क्रोमैटिन। अब ये क्रोमैटिन जब कंडेंस करेगा तो क्या बना, क्रोमोसोम। तो ये जीन्स जो हमें क्रोमोसोम पे ही मिल रहे हैं, तो ये क्रोमोसोम के कुछ सेगमेंट्स, जो ये हमें सेगमेंट दिख रहा है इस तरीके से, ये हम कह सकते हैं एक जीन है। ठीक है, अब जीन्स जो है ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्चेज ह्यूमंस हैव अबाउट 30,000 जीन्स। अब अभी कुछ हुई रिसर्चेज के अकॉर्डिंग ह्यूमंस में अराउंड 30,000 जीन्स होते हैं, मतलब टोटल 23 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को मिला के 30,000 जीन्स होते हैं। और जो नंबर 1 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स होते हैं 2968। ठीक है, और सबसे कम जीन्स कौन से क्रोमोसोम पे हैं, वो है क्रोमोसोम वाई पे, इसमें होते हैं सिर्फ 231 जीन्स। आप सोचो कितना मतलब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, और उसमें एक क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2968 जीन्स है। ये जीन्स कुछ इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक कुछ ट्रेट्स को, कुछ कैरेक्टर्स को लेकर जाएंगी। ठीक है, और जीनोम क्या होता है, जीनोम होता है फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग ऑल जीन्स एंड इंटरजेनिक रीजन्स। जो जीन्स हैं और उनके बीच में जो रीजन्स हैं वो भी, डीएनए का पूरा जो स्ट्रक्चर स्टडी किया जाएगा, पूरे डीएनए को जब स्टडी किया जाता है और उसमें सारे जीन्स को और उसके जीन्स के बीच के जो रीजन्स हैं उनको भी पढ़ के जो एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो कहलाता है जीनोम। अब बात करते हैं हम एलील्स की। हमने देखा कि जीन्स होते हैं, जीन्स डीएनए के कुछ सेगमेंट्स हैं। ठीक है, ये जीन्स हमें क्रोमोसोम पे मिल रहे हैं। अब हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स में अरेंज होते हैं, पेयर्स में होते हैं, जिसमें एक पेयर हमें हमारे मदर से मिल रहा है और एक पेयर हमें हमारे फादर से मिल रहा है। अब अगर ये एक जीन है किसी कैरेक्टर के लिए, ठीक है, तो ये एक ट्रेट एक्सप्रेस कर रहा होगा ये जीन। हम मान लेते हैं कि ये हेयर्स के लिए, ठीक है, हेयर की शेप के लिए कर्ली और स्ट्रेट। अब हम ये कहेंगे कि ये वाला जो जीन है इसमें ये हमें हमारी मदर से मिला और यहाँ पे ये कर्ली हेयर्स के टेक्सचर को, हेयर की शेप को एक्सप्रेस कर रहा है ये जीन। अब
इस पे ये जो दूसरा जी क्रोमोसोम है जो हमें फादर से मिला, यहाँ भी एक जीन होगा इसी सेम पोजीशन पे, ठीक है। जिस पोजीशन पे क्रोमोसोम की क्रोमोसोम 1 के इस पेयर के क्रोमोसोम 1 पेयर के इस क्रोमोसोम पे जिस पोजीशन पे ये जीन प्रेजेंट है हेयर शेप का, वहीं दूसरे क्रोमोसोम पे भी, इसी पेयर के दूसरे क्रोमोसोम पे भी सेम पोजीशन पे ये हमें जीन मिलेगा इसका, जो इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म कैरी कर रहा होगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी हो सकती है, सेम फॉर्म भी हो सकती है, मतलब यहाँ पर एक और जीन भी अवेलेबल होगा, ठीक है। अब ये स्ट्रेट के लिए भी हो सकता है, ये कर्ली का भी हो सकता है ये जीन भी, ठीक है। ये जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं किसी कैरेक्टर के, जो कि डिफरेंट ट्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कहलाते हैं एलील्स। मतलब अगर ये यहाँ पर एक जीन जो है यहाँ पर इस क्रोमोसोम पे, अगर ये जो जीन कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस कर रहा है, कर्ली हेयर्स का, तो दूसरा जो है अगर ये स्ट्रेट का कर रहा है तो ये इसकी स्ट्रेट जो है इस जीन की एलील कहलाएगी, है ना। जो स्ट्रेट हेयर की जीन है ये कर्ली हेयर के जीन की एलील फॉर्म कहलाएगी, तो ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। ये जीन एक ट्रेट एक्सप्रेस कर रहा है हेयर शेप का जिसमें कर्ली हेयर्स आ रहे हैं इंडिविजुअल के, ठीक है। अब यहाँ जो दूसरा क्रोमोसोम फादर से आया था, वहाँ पे जो जीन प्रेजेंट है वो स्ट्रेट हेयर को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो ये जो दूसरा ऑल्टरनेटिव फॉर्म है ये उसकी इस जीन की एलील फॉर्म कहलाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोसोम आया, ये फादर से भी हो सकता है कर्ली का ही आता, ठीक है। अब इसमें कौन सा अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, कौन सा जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, वो कहलाता है डोमिनेंट। इन दो में से कोई एक जीन ऐसा है जो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करेगा, तो वो जीन कहलाएगा डोमिनेंट, और जो दूसरा है जो अपने आप को कम एक्सप्रेस करेगा वो कहलाएगा रिसेसिव। तो अगर किसी में डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो हमेशा वही कैरेक्टर ट्रेट एक्सप्रेस होगा। रिसेसिव के केस में फिर दोनों ही जीन्स में रिसेसिव ट्रेट का जो जीन है वो प्रेजेंट होना चाहिए दोनों क्रोमोसोम में, ठीक है, तभी ये एक्सप्रेस होता है। अब हम जो डोमिनेंट ट्रेट होता है, जो डोमिनेंट जीन फॉर्म है, उसको हम कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर हम हेयर में कर्ली और स्ट्रेट में देखें तो हम यहाँ पे इसको कैपिटल सी ले सकते हैं, ठीक है। कैपिटल सी से मैं कर्ली हेयर्स को शो कर रही हूँ, और जो स्मॉल सी होगा उससे मैं स्ट्रेट हेयर के जीन को शो करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस आती हैं। अगर हम मान लें ये दो क्रोमोसोम्स हैं, ये जीन कर्ली हेयर एक्सप्रेस कर रहा है, मैं इसको कैपिटल सी से डिनोट कर रही हूँ, और ये यहाँ पर है, यहाँ जो फादर से जीन आया वो भी कर्ली हेयर का ही आया, कैपिटल सी। अब यहाँ जो इंडिविजुअल है उसमें दोनों ही जीन्स क्या है, कैपिटल सी और कैपिटल सी, मतलब जो हेयर के लिए जो ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है हेयर शेप का, वो जीन क्या है, कैपिटल सी और कैपिटल सी, मतलब दोनों ही पेरेंट से उसको कर्ली हेयर का जीन मिला है। तो ये कंडीशन कहलाती है होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक कंडीशन जहां मदर से तो कर्ली हेयर का जीन आ गया है जिसे हमने एक्सप्रेस किया कैपिटल सी से, लेकिन जो फादर से जीन मिला था वो मिला स्ट्रेट हेयर का। तो वो हम, क्योंकि स्ट्रेट हेयर रिसेसिव ट्रेट होता है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता अगर कर्ली हेयर का जीन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो जेनेटिक स्ट्रक्चर हम देखेंगे वो हमें मिलेगा कैपिटल सी और स्मॉल सी।
ये सिचुएशन कहलाती है हेट्रोजाइगस, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम में जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो दोनों डिफरेंट जीन्स हैं, है ना, ये डिफरेंट एलील फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, तो ये कहलाएगी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो एक कंडीशन हो गई होमोजाइगस डोमिनेंट, एक हो गई हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, कैरेक्टर तो डोमिनेंट ट्रेट का ही, जो डोमिनेंट एलील है उसका ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, है ना। यहाँ पर डोमिनेंट जो हमारा एलील है उसी का ही क्या होगा, डोमिनेंट जीन का कैरेक्टर ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस होगा, उसका इफेक्ट दिखाई देगा। लेकिन ये कंडीशन हेट्रोजाइगस कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेट हेयर है उसका भी जीन प्रेजेंट है। ऐसे ही अब हम बात करते हैं एक कंडीशन जहां पर मदर से भी जो जीन मिला वो स्ट्रेट हेयर का है, और फादर से भी जो जीन मिला वो भी स्ट्रेट हेयर का है। तो यहाँ क्योंकि दोनों ही स्ट्रेट हेयर्स हैं तो ये होमोजाइगस रिसेसिव, और रिसेसिव ट्रेट्स जो होते हैं ये अपने आप को तभी एक्सप्रेस करते हैं जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, मतलब दोनों ही पेरेंट से आपको रिसेसिव जीन मिल रहा है, ठीक है, वही कंडीशन में वो जीन एक्सप्रेस होता है, तो ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन कहलाएगी। हेट्रोजाइगस रिसेसिव नहीं होता, क्योंकि रिसेसिव अगर हेट्रोजाइगस है तो मतलब वहाँ एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, और जब डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो वो अपने आप को वही एक्सप्रेस करेगा, जो रिसेसिव है वो तो एक्सप्रेस ही नहीं होगा। तो इसलिए होमोजाइगस हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होता है, हेट्रोजाइगस रिसेसिव कोई कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। रिसेसिव ट्रेट अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करते हैं। अब ये मैं आपको सब बता चुकी हूँ अभी। डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स, ईच इंडिविजुअल रिसीव वन सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेरेंट, हर पेरेंट से एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मिल रहा है। ईच क्रोमोसोम पेयर हैज जीन्स, अब हर क्रोमोसोम पेयर पे जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि दोनों पेरेंट से आ रहे हैं। इफ वन क्रोमोसोम हैज अलील फॉर कर्ली हेयर एंड अदर हैज अलील फॉर स्ट्रेट हेयर, ओनली वन विल बी एक्सप्रेस्ड। तो एक एलील अगर कर्ली हेयर का आ रहा है और दूसरा एलील स्ट्रेट हेयर का आ रहा है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो कहलाता है डोमिनेंट एलील, एंड जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलील वो होता है रिसेसिव, ठीक है। इसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं हम रिसेसिव एलील को, और डोमिनेंट एलील को हम कैपिटल लेटर से, कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। अब बात करते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप की। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन्स का कौन सा सेट प्रेजेंट है, सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये कैपिटल सी और कैपिटल सी, ये कैपिटल सी और कैपिटल सी एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सा सेट ऑफ जीन प्रेजेंट है। तो एक क्रोमोसोम पे भी ये कर्ली हेयर का जीन है, दूसरे पे भी कर्ली हेयर का जीन है, तो ये जो सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट है ये कहलाता है जीनोटाइप। कौन सा सेट ऑफ जीन प्रेजेंट है ये कहलाएगा जीनोटाइप। और जो हमारा, और यही जीनोटाइप को हम कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। इसी जीनोटाइप को हम एक कह रहे हैं कि ये कौन सा जीनोटाइप है यहाँ पर, होमोजाइगस डोमिनेंट। और जो हमें फिजिकल कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, जो फिजिकल इफेक्ट दिखाई दे रहा है इस जीनोटाइप की वजह से, जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं कर्ली हेयर्स, वो कहलाएगा फिनोटाइप। इस सेट ऑफ जीन से जो हमें फिजिकल इफेक्ट मिल रहा है वो कहलाएगा फिनोटाइप, ठीक है। अब इस कंडीशन में जहाँ कैपिटल सी और स्मॉल सी है, ये क्या है, ये भी जीनोटाइप है इंडिविजुअल का, और ये जीनोटाइप क्या है, ये जीनोटाइप है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ये जीनोटाइप है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। और यहाँ फिनोटाइप क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें फिजिकल फीचर क्या मिल रहा है, यहाँ फिजिकल फीचर हमें कर्ली हेयर ही मिल रहा है, क्योंकि डोमिनेंट रेट अपने को एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहाँ का फिनोटाइप क्या होगा, कर्ली हेयर। यहाँ का फिनोटाइप क्या होगा, कर्ली हेयर। अब ये जो वाला होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है ये भी यहाँ का जीनोटाइप हो गया इस इंडिविजुअल का, ठीक है। इस इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या होगा, होमोजाइगस रिसेसिव। और फिनोटाइप क्या होगा, यहाँ फिनोटाइप हमारा डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट नहीं है, तो दोनों रिसेसिव है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, और ये है स्ट्रेट हेयर्स का, तो इंडिविजुअल के हमें क्या मिलेंगे, हेयर स्ट्रक्चर स्ट्रेट हेयर, तो फिनोटाइप क्या होगा, हेयर्स।
सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द जीनोटाइप। ठीक है, जैसे प्रेजेंस ऑफ कर्ली एंड स्ट्रेट हेयर एलील्स इन इंडिविजुअल, कौन सा एलील प्रेजेंट है, उसका पेयर क्या है, वो कहलाता है जीनोटाइप। और जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो हमें फिजिकल फीचर्स दिख रहे हैं, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहे हैं कि कौन सा इफेक्ट आ रहा है ना, वो कहलाता है फिनोटाइप। जैसे कर्ली हेयर्स, ये मैं आपको एग्जांपल समझा चुकी हूँ। अब जीनोटाइप में होते हैं, ये भी बता दिया मैंने आपको, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। होमो मीन्स सिमिलर एंड जाइगस मीन्स पेयर, यहाँ पर सिमिलर पेयर ऑफ जीन्स होंगे। ठीक है, तो जीनोटाइप्स विथ सिमिलर डोमिनेंट, डोमिनेंट है तो मतलब डोमिनेंट एलील्स होंगे दोनों ही, तो जीनोटाइप्स विथ सिमिलर डोमिनेंट एलील्स ऑन बोथ क्रोमोसोम्स इज होमोजाइगस डोमिनेंट। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट क्या होता है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जाइगोस मीन्स पेयर, तो जहां पर डिफरेंट एलील फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, बट क्योंकि डिफरेंट है, एक्सप्रेस कौन करेगा, हमेशा अपने आप को डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करेगा, तो जीनोटाइप्स विद डिफरेंट एलील फॉर्म्स ऑन क्रोमोसोम, और यहाँ एक्सप्रेस करेगा डोमिनेंट वन अपने आप को, तो ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन हो जाएगी। फिर आता है होमोजाइगस रिसेसिव, ये होते हैं जीनोटाइप्स फॉर रिसेसिव ट्रेट, ये रिसेसिव ट्रेट के जीनोटाइप्स हैं। ये जो रिसेसिव ट्रेट होगा, यहाँ हमेशा हमें होमोजाइगस कंडीशन ही मिलेगी, क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस होमोजाइगस सिचुएशन में ही करेंगे। अगर हेट्रोजाइगस होगा तो वहां पर तो ऑब्वियसली इसका मतलब डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है, डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, तो वो ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, है ना। तो रिसेसिव ट्रेट हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही मिलेगा। अब हम एक पेडिग्री है, ये फैमिली चार्ट है, इसको समझते हैं। ठीक है, अब पहले फैमिली चार्ट पेडिग्री बनाया कैसे जाता है। पेडिग्री एक फैमिली चार्ट होता है जिसमें कि मेल्स को हम स्क्वायर में शो करते हैं, ठीक है, ये मेल्स हैं, और फीमेल को हम सर्कल में शो करते हैं। जो ये सॉलिड सर्कल है, दिस रिप्रेजेंट कि हम किस ट्रेट को स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे उस ट्रेट को, यहाँ पे जिसको भी हम ट्रेस कर रहे हैं, जिस भी हम ट्रेट को देखना चाह रहे हैं, उसको हम सॉलिड सर्कल में शो करते हैं। ठीक है, और हॉलो सिंबल वो है जो यूजुअल एक्सप्रेस हो रहा है कैरेक्टर। हॉलो मीन्स ये वाले जो हॉलो कैरेक्टर्स है। गेमीट्स, एग एंड स्पर्म ईच विद ओनली वन जीन फ्रॉम द पेयर। गेमीट्स क्या होते हैं, एग सेल और स्पर्म सेल है, जिसमें जो क्रोमोसोम पेयर है उसका एक ही जीन पेयर जा रहा है, एक ही जीन जा रहा है पेयर में से, है ना। क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं तो उनमें से एक क्रोमोसोम एक गेमीट में जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के लिए स्टडी करते हैं टंग रोलिंग का, आपकी बुक में टंग रोलिंग का दिया हुआ है एग्जाम्पल। ठीक है, अगर हम टंग रोलिंग देखते हैं तो जो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये हमें हॉलो कैरेक्टर वो मिल रहे हैं सिंबल्स है। हॉलो सिंबल्स का मतलब है कि जो मदर है और जो फादर है, ये दोनों ही टंग रोल कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन रोल द टंग, क्योंकि ये रेगुलर कैरेक्टर है। जो टंग रोलिंग होता है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और रिसेसिव होता है जो रोल नहीं कर सकते अपनी टंग, वो रिसेसिव ट्रेट होता है। तो यहाँ पर दोनों ही पेरेंट्स क्या हैं, रोल कर सकते हैं टंग। अब यहाँ पर जो इनके चिल्ड्रन हुए, इसमें क्या देखा गया कि जो सन था ही कैन रोल द टंग, ठीक है, ये भी रोल कर पा रहा है। एक डॉटर है, ये भी रोल कर पा रही है, बट एक और डॉटर है जो टंग रोल नहीं कर पा रही है। अब टंग रोल नहीं कर पा रही है मतलब कि टंग रोल कौन नहीं करता है, जो कि जो रिसेसिव ट्रेट होता है वो क्या है, हु कैन नॉट रोल द टंग, मतलब कि यहाँ तो रिसेसिव ट्रेट आ रहा है। अगर हम टंग रोलिंग में आर देखें, ठीक है, कैपिटल आर, दोनों पेरेंट्स कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट इनमें एक तो डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा ये हमें कैसे पता चलेगा। अब इसमें पॉसिबिलिटी तभी पॉसिबल है यहाँ पर अगर ये इंडिविजुअल, ये जो इंडिविजुअल है, ये डॉटर टंग रोल नहीं कर पा रही है, इसका मतलब ये रिसेसिव कंडीशन में है। यहाँ पर इसमें जो जीन फॉर्म है वो रिसेसिव फॉर्म में है। अब ये रिसेसिव फॉर्म में तभी आ सकती है जब दोनों मदर और फादर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो, तभी तो इनकी पॉसिबिलिटी है कि ये गैमीट, एक गैमीट जो जिसमें ये वाला जीन होगा और एक गैमीट जिसमें ये वाला जीन होगा, ये आपस में फ्यूज करे हैं, और जो ऑफस्प्रिंग है वो रिसेसिव ट्रेट में आ गया है ना। तो यहाँ पर ये टंग रोल नहीं कर पा रहा है। बाकी दोनों में, दोनों जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें कहीं ना कहीं से ये एक टंग रोलिंग का डोमिनेंट ट्रेट जा रहा है। अभी ये परनेट स्क्वायर मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये एक सिंपल डायग्राम होता है जिसमें हम
एक तरफ एक पेरेंट के गैमीट लिखते हैं, इधर एक तरफ पेरेंट के गैमीट लिखते हैं, और उनको फिर हम देखते हैं कि पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, इनके फ्यूजन से क्या कॉम्बिनेशन होगा, इस गैमीट के फ्यूजन से क्या होगा, ऐसे ही इस और इस गैमीट के फ्यूजन से क्या होगा, है ना, और इस गैमीट के इस गैमीट, ये हम यहाँ पर इस तरीके से एक चार्ट, एक डायग्राम बना के हम यहाँ पे फिनोटाइप और जीनोटाइप्स देख सकते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स की। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं। इन्होंने गार्डन पी को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए चूज किया था। क्यों किया इन्होंने गार्डन पी, और कोई प्लांट क्यों नहीं लिया? सबसे पहले तो जो पी प्लांट है ना, ये बहुत ही इजीली डिस्टिंग्विशेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स शो करता है, जो इजीली डिस्टिंग्विश हो सकते हैं। जैसे कि मतलब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, एक छोटी हाइट का प्लांट होगा तो एक बड़ी हाइट का प्लांट है, तो यहाँ पे टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स इजीली आप इनको, मतलब बहुत कंट्रास्ट है इनमें, टॉल एंड शॉर्ट, और इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही राउंड एंड रिंकल्ड सीड्स का, येलो एंड ग्रीन पीस। ठीक है, इसके अलावा जो इनकी वेराइटीज़ प्रेजेंट होती हैं, ये प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और सेम टाइप की जनरेशन बनाती हैं। ठीक है, यहाँ पे वेराइटीज़ प्योर फॉर्म में मिल जाएंगी जिसमें होमोजाइगस कंडीशन मिलेगी। पी फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब कि इसमें मेल और फीमेल कंपोनेंट्स जो पार्ट्स हैं वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, साथ ही कंट्रोल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब प्रिवेंट किया जा सकता है कि क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। पी प्लांट हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल, छोटी लाइफ होती है और बहुत सारी जनरेशन शॉर्ट टाइम में ऑब्जर्व की जा सकती है, उनको स्टडी किया जा सकता है। साथ ही इनके क्योंकि सीड्स बहुत सारे बनते हैं तो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, दस एक लार्ज सैंपल मिल जाता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए पूरा एक बड़ा सैंपल मिल जाएगा। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं इनके, जैसे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं जो मेंडल ने स्टडी किए थे, जैसे कि इनकी सीड की फॉर्म राउंड और रिंकल्ड फॉर्म। ठीक है, ये दो इन्होंने स्टडी करी, ये कंट्रास्टिंग ट्रेट था। ये वाले जो ऊपर वाले हैं ना, ये हैं इनके डोमिनेंट फॉर्म्स, और जो नीचे के ये हैं ट्रेट्स हैं, ये हैं रिसेसिव ट्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फॉर्म्स की बात करें, ये कैरेक्टर है, ये इसके ट्रेट्स हैं, राउंड, राउंडिश और रिंकल्ड। सीड कलर येलो और ग्रीन, फ्लावर का कलर वाइट एंड वायलेट, फिर पॉड फुल या कॉन्स्ट्रिक्टेड, ऐसे श्रिवल्ड है। ठीक है, ऐसे ही कलर है ग्रीन और येलो। फिर स्टेम में भी ये फ्लावर की पोजीशन एक्सियल पोजीशन है, मतलब लीव्स के एक्सिल में, जैसे ये लीव्स हैं तो यहाँ फ्लावर मिलेगा। ठीक है, ये लीव के एक्सिल में एक्सियल फ्लावर्स है, और एक होता है टर्मिनल फ्लावर, मतलब जहाँ स्टेम एंड हो रही है वहाँ फ्लावर मिलेगा। ठीक है, ये टर्मिनल फ्लावर हो गया। तो यहाँ पे दोनों ये ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, या तो एक्सियल होगा या टर्मिनल होगा। फिर हाइट का टॉल एंड शॉर्ट, ये भी यहाँ का इसमें एक कंट्रास्टिंग ट्रेट है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था होता है, इस क्रॉस में मेंडल ने सिर्फ एक ही ट्रेट को स्टडी किया था यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ट्रेट लिया और उसको स्टडी करा। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने दो प्योर फॉर्म्स ली। प्योर फॉर्म मतलब एक होमोजाइगस डोमिनेंट था और एक होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में था। इन प्लांट्स को जब इन्होंने क्रॉस किया, ठीक है, आपस में इनमें पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, और फिर जो उससे सीड से क्या हुआ, जो इंडिविजुअल बने, इन्होंने देखा वो कहलाई फर्स्ट जनरेशन, यानी F1 जनरेशन। और उस F1 जनरेशन में इन्होंने पाया कि जो सभी इंडिविजुअल्स थे वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट थे। ठीक है, ये जब F1 जनरेशन को फिर दोबारा इन्होंने क्या करा, इन्होंने उसको सेल्फ पॉलिनेट करा F1 जनरेशन को, और इन्होंने इसको जब जनरेशन बनी, जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो हुई F2 जनरेशन, और F2 जनरेशन में उन्हें डिफरेंट जीनोटाइप और फिनोटाइप्स देखने को मिले। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, जैसे हम लेते हैं टॉल और शॉर्ट प्लांट कंसिडर करते हैं, तो जो टॉल प्लांट था वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में इन्होंने लिया, और शॉर्ट प्लांट को इन्होंने होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में लिया, ये प्योर फॉर्म थी। ठीक है, जब इन्होंने इनको क्रॉस करा तो क्या होगा, यहाँ जो भी गैमीट्स बनेंगे सब में कौन सा जीन जाएगा, टॉल का ही जीन जाएगा। यहाँ जो भी जीन्स बनेंगे
सॉरी गैमीट्स बनेंगे, उसमें कौन सा जीन जाएगा? स्मॉल टी, शॉर्ट हाइट का जाएगा। जब ये क्रॉस किया, तो जब गैमीट्स मीट करेंगे तो जो भी F1 में बना वो सभी प्लांट्स क्या थे? टॉल ही बने, बट इनका जो जीनोटाइप था वो क्या था? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अब इन्होंने क्या करा, ये F1 जनरेशन थी, अब इन्होंने F2 जनरेशन में क्या करा, इन्हें आपस में क्रॉस कर दिया, सॉरी सेल्फ पॉलिनेट करा, मतलब अब ये इनको इस हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में इन्होंने इनको ब्रीड क्रॉस ब्रीड करा। अब यहाँ क्या हुआ, जो हम गैमीट्स लिख लेते हैं, ठीक है, तो जो मेल गैमीट्स थे वो ये वाले बनेंगे और जो फीमेल गैमीट्स हैं वो ये वाले बनेंगे। अब अगर हम वही पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखें तो यहाँ क्या बना, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यहाँ क्या बनेगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ बनेगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब यहाँ जब हमने देखा ये हमें कितने प्लांट्स टॉल मिल रहे हैं, 1 2 एंड 3, तो फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप टॉल टू शॉर्ट का क्या मिला, T:1। यहाँ पर 3 टॉल प्लांट मिले और 1 स्मॉल प्लांट मिला, तो फिनोटाइप रेशियो मिला 3:1। और जीनोटाइप क्या मिला, जीनोटाइप में 1 प्लांट हमको मिला होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 प्लांट हमको मिले हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और 1 प्लांट हमको मिला होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, तो ये यहाँ पे जीनोटाइप बन गया। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, 3:1, है ना, क्योंकि 3 हमें टॉल प्लांट्स मिल रहे हैं और 1 हमें शॉर्ट प्लांट मिल रहा है। वहीं जो जीनोटाइप है उसमें हमें क्या हो रहा है, 1 प्लांट हमको होमोजाइगस डोमिनेंट में मिल रहा है, 2 प्लांट हमको हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में मिल रहा है, और 1 प्लांट हमको होमोजाइगस रिसेसिव में मिल रहा है। हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेते हैं एक्सियल फ्लावर और टर्मिनल फ्लावर के लिए। जो एक्सियल फ्लावर है वो डोमिनेंट ट्रेट है, तो हमने एक प्लांट लिया जिसमें सभी एक्सियल फ्लावर्स मिल रहे हैं, और एक प्लांट लिया जिसमें हमें टर्मिनल फ्लावर्स प्योर फॉर्म में मिल रहे हैं, ठीक है। इनको क्रॉस करा तो यहाँ पे जो गैमीट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, यहाँ से तो गैमीट्स कैपिटल ए बनेगा, और यहाँ पे गैमीट्स स्मॉल ए। अब हम जब इनको क्रॉस करेंगे तो हमें F1 जनरेशन में सभी इंडिविजुअल्स में क्या मिला, एक ही हमें जीनोटाइप मिल रहा है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और सभी प्लांट में हमें एक्सियल फ्लावर्स मिलेंगे, ठीक है। अब क्या करा हमने, इस F1 जनरेशन को क्रॉस पॉलिनेट करा। अब यहाँ पे जो गैमीट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, मदर के ये गैमीट्स बनेंगे, और फादर से भी जो गैमीट्स बनेंगे उनमें कौन से जीन्स जाएंगे, ये वाले जीन्स जाएंगे। अब जब इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अगर हम देखें तो हमें मिलता है कैपिटल ए एंड कैपिटल ए, ये कैपिटल ए और ये कैपिटल स्मॉल ए फ्यूज़ करेगा तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें मिलेगा ये और ये फ्यूज़ करें, और ये फ्यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा ये जीनोटाइप। अब यहाँ F2 जनरेशन में हमें क्या जीनोटाइप मिल रहा है, एक प्लांट हमको होमोजाइगस डोमिनेंट मिला है, 2 प्लांट हमको हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मिल रहे हैं, ये, और ये जो है ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। वहीं अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलेगा हमें, जो ये तीनों प्लांट हैं, ये और ये, इसमें क्या होगा, फ्लावर्स एक्सियल फ्लावर्स मिलेंगे, तो ये हमारा हो गया 3, और ये ही एक ऐसा प्लांट होगा जिसमें हमको टर्मिनल फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, ये 3:1 यहाँ का फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे आप कैरेक्टर्स उठाओ, आप ट्रेट्स उठाओ, और आप इस तरीके से ये स्क्वायर्स बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी। अब इसके बेसिस पे कुछ प्रिंसिपल्स दिए कि ईच पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स डिपेंड ऑन जीन। जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है जीन्स पे, ठीक है। ईच इंडिविजुअल हैज़ जीन्स इन डुप्लीकेट, मतलब कि हर इंडिविजुअल में जीन्स जो है वो
2 जीन्स होते हैं, डुप्लीकेट फॉर्म में होंगे, एक मदर से आ रहा है वो जीन और सेम जीन उसका एक अलील फॉर्म आपको दूसरे अपने पेरेंट्स से मिल रहा है, तो दोनों पेरेंट्स से जब आपको मिल रहा है तो ये जीन्स जो है ये डुप्लीकेट होते हैं प्रेजेंट हर इंडिविजुअल में। जो गैमीट्स बनते हैं उनमें इन जीन्स का सिर्फ एक ही मेंबर जाता है हर गैमीट में, है ना, मतलब एक ही गैमीट में दोनों पेयर ऑफ जीन्स नहीं जाएंगे। जो क्रोमोसोम्स हैं, जब मियोसिस होता है, गैमीट्स बनते हैं, मियोसिस होता है, तो ये क्रोमोसोम्स अलग अलग उसमें चले जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उनके साथ जीन्स भी अलग अलग गैमीट्स में जाते हैं। अब ये फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, जब वापस से ये गैमीट्स फ्यूज कर रहे हैं तो मदर और फादर से जब गैमीट्स फ्यूज करे तो ये क्रोमोसोम वापस पेयर में आ जाते हैं और जीन्स जो हैं वापस अपनी डुप्लीकेट कंडीशन में आ जाएंगे। गैमीट्स विद रिस्पेक्ट टू जीन्स गेट फर्टिलाइज्ड एट रैंडम। अब ये जीन्स के पे डिपेंड नहीं करता कि कौन से गैमीट्स किससे फ्यूज होगा, ये एट रैंडम होता है कि कौन सा गैमीट किस गैमीट से फ्यूज करेगा और उनमें क्या जीन्स है उससे कोई मतलब नहीं होता। अब सेकंड, ये तो था हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा, अब क्या है, अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस देखते हैं। तो इन्होंने क्या करा, मेंडल ने अब दूसरा एक दो कैरेक्टर्स एक साथ स्टडी करे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब दो कैरेक्टर्स एक साथ स्टडी करे तो उसको कहा गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ क्या हुआ, एक इन्होंने राउंड और येलो लिया सीड, ठीक है, एक प्लांट लिया जिसमें राउंड सीड्स थे और येलो सीड थे, दोनों ही डोमिनेंट रेट और प्योर फॉर्म में लिए इन्होंने। ऐसे ही एक प्लांट लिया रिंकल्ड और ग्रीन फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे सीड्स जो हैं रिंकल्ड हैं और ग्रीन कलर के हैं, दोनों ही रिसेसिव ट्रेट्स हैं और होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन थी। इनको इन्होंने जब क्रॉस किया तो यहाँ पे जो भी जीन्स बनेंगे, सॉरी जो भी गैमीट्स बनेंगे, इनमें जो जीन्स जाएंगे, एक राउंड वाले में से एक पेयर जाएगा, जो राउंड वाला जीन है, जो राउंड सीड्स का जीन है, जीन पेयर है, उसमें से एक पेयर जाएगा, पेयर सॉरी एक जीन जाएगा, और जो दूसरा हमारा ये कैरेक्टर है, जो ट्रेट है येलो सीड्स का कलर का, है ना, इसमें से भी एक जीन जाएगा गैमीट में। अब अगर हम देखें तो ये जितने भी गैमीट्स बनेंगे सब क्या बनेंगे, जिसमें राउंड और येलो सीड्स के जीन्स हैं। वहीं रिंकल्ड में भी ऐसे ही होगा, जो रिंकल्ड सीड है उसका जो जीन है उसमें से, उसके जो जीन पेयर है उसमें से एक जीन गैमीट में जाएगा, दूसरा जो ट्रेट है उसका जीन एक उसमें गैमीट में जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है तो यहाँ पर एक एक यही जाएंगे जीन और हर गैमीट में एक ही कंडीशन होगी। जब ये F1 जनरेशन में क्रॉस हुआ इनका, तो जितने भी प्लांट्स बने उनमें सीड्स जो थे वो राउंड थे और येलो कलर के थे, क्योंकि यहाँ जो डोमिनेंट ट्रेट है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे। लेकिन जब F2 जनरेशन में इनको देखा गया तो वहाँ पर जीनोटिपिक रेशो डिफरेंट था और जो जीनोटिपिक रेशो था वो बहुत कॉम्प्लेक्स था। इसको हम बना के देखते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे कौन कौन से गैमीट्स बन सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे गैमीट्स एक कैपिटल आर कैपिटल वाई ये वाले जीन्स आ सकते हैं, या ये और ये वाला मिल सकता है, ये और ये मिल सकते हैं एक गैमीट में, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई ये एक गैमीट में जा सकते हैं। ऐसे ही इधर दूसरे से भी होगा, दूसरे पेरेंट से भी यही गैमीट्स बनेंगे। अब जब इनमें हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखें तो ये कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इस तरीके से हम इसमें कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं।
अब ये इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है क्योंकि इसमें ये इतना कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि आप इसमें जीनोटिपिक रेशो नहीं ढूंढ पाओगे, बहुत बड़ा रेशो बनेगा क्योंकि बहुत डिफरेंट जीनोटाइप्स बन रहे हैं, है ना। हम यहाँ पर फिनोटिपिक रेशो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम फिनोटिपिक रेशो निकालें तो हमें एक मिलेगा राउंड एंड येलो। कितने हैं राउंड एंड येलो? ये है राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो है क्योंकि राउंड भी डोमिनेटिंग है और येलो भी डोमिनेटिंग है। ठीक है, ये भी राउंड एंड येलो है, ये भी राउंड एंड येलो है, ये भी है, ये नहीं है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, ये हैं, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राउंड एंड येलो कितने हैं? 9। ठीक है, अब हम देखते हैं राउंड एंड ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन कितने हैं? ठीक है, ये है राउंड एंड ग्रीन, ये भी राउंड एंड ग्रीन है, एंड ये भी राउंड एंड ग्रीन है। कितने आए राउंड एंड ग्रीन? 3। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिंकल्ड एंड येलो। रिंकल्ड एंड येलो सीड्स किस में मिल रहे हैं? इसमें है, यहाँ भी है और यहाँ भी, क्योंकि येलो डोमिनेटिंग है, रिंकल्ड हमारा रिसेसिव है ट्रेट, तो ये भी 3 है। और लास्ट होता है रिंकल्ड एंड येलो, ये हमारा सॉरी रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये हैं हमारे, सिर्फ एक है ये क्योंकि ये होमोजाइगस रिसेसिव में अपने आप को ट्रीट करेगा, शो करेगा। तो फिनोटिपिक रेशो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? फिनोटिपिक रेशो हमें मिलेगा 9:3:3:1। ये हो गया फिनोटिपिक रेशो। और जीनोटिपिक रेशो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जिसको निकालना इतना आसान नहीं है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। अब इसके बेसिस पे मेंडल ने कुछ लॉज दिए थे। पहला होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट टुगेदर ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हाइल द अदर रिमेन्स सप्रेस्ड। मतलब जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का पेयर प्रेजेंट है ना, जो हमारे क्रोमोसोम में जीन्स प्रेजेंट हैं, वो जो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, उसमें से सिर्फ अगर मतलब हमको डिफरेंट कैरेक्टर्स के जीन्स प्रेजेंट हैं, सॉरी डिफरेंट ट्रेट्स के, जो डिफरेंट एलील के फॉर्म प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के अगर जीन प्रेजेंट हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और जो दूसरा है वो सप्रेस हो जाता है। तो जो एक्सप्रेस करता है वो कहलाता है डोमिनेंट जीन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स भी कहते हैं। मतलब जो टू मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, जब गेमीट्स बनते हैं तो ये जो दो पेयर ऑफ जीन्स हैं ये आपस में सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये अलग हो जाते हैं और अलग अलग गेमीट्स में चले जाते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। When there are two pairs of contrasting characters, the distribution of the members of one pair into the gametes is independent of the distribution of the other pair. जैसे हम डाईहाइब्रिड क्रॉस में देख रहे थे कि जब दो डिफरेंट कैरेक्टर्स के हम पेयर डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट हैं, तो जब गेमीट्स में वो पेयर सेपरेट होते हैं तो एक पेयर जो सेपरेट हो रहा है उसका दूसरे पेयर ऑफ जीन्स से कोई कनेक्शन नहीं होता, उससे कोई रिलेशन नहीं है, वो अपना इंडिपेंडेंटली गेमीट्स में सेपरेट होते हैं। ठीक है, अब आता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये जो अभी तक तो हम नॉर्मल ऑटोसोमल हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें जो भी इनहेरिटेंस हो रहा है हम वो देख रहे थे मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस में। अभी हम ह्यूमंस में देखते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। जो हमारा 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये जिसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, है ना, यहाँ पर इस पे भी कुछ जीन्स प्रेजेंट हैं, इनसे भी कुछ ट्रेट्स इनहेरिट हो रहे हैं, है ना। इट इज द अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एलील एक्सक्लूसिवली ऑन आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम।
तो एक्स और वाई क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं उनकी वजह से जो ट्रेट अपीयर हो रहे हैं वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस देखते हैं हम, जो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं जीन्स उनकी वजह से। तो यहाँ पर दो डिजीजेज हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, एक है हीमोफीलिया, एक है कलर ब्लाइंडनेस। ये हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है ना, तो अगर ज़रा सा भी कट लग जाए तो ब्लड लॉस स्टार्ट हो जाता है। और कलर ब्लाइंडनेस में पर्सन जो है कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कुछ कलर्स के बीच में। तो ये एक्स लिंक्ड, ये एक्स क्रोमोसोम पे इसके जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए ये डिजीजेज ज़्यादातर कॉमन होती हैं मेल्स में देन फीमेल्स में, क्योंकि मेल्स में अगर ये एक्स क्रोमोसोम पे, एक्स क्रोमोसोम हमेशा उनको फीमेल से मिल रहा है, अपनी मदर से मिल रहा है, और एक्स क्रोमोसोम में अगर मदर कैरियर भी है तो चांसेस है कि मदर से जो एक्स क्रोमोसोम आया है उसमें 50% चांसेस हैं बेटे में ये कैरेक्टर होने के, ये डिजीजेज होने के। इनको हम अभी स्टडी करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं नॉर्मल मदर एंड कलर ब्लाइंड फादर, मतलब हम कह रहे हैं मदर नॉर्मल है, मदर नॉर्मल है जिसकी, ठीक है, मदर नॉर्मल है तो एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे, और फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है तो हम उसको एक्स ओ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है। अब जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे मिलता है, तो फादर कलर ब्लाइंड हो गए, यहाँ पे एक्स में उनके पास है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये गेमीट्स बने, स्पर्म्स बने एक्स एंड वाई और एग बना एक्स एक्स, तो ये जब फ्यूज करेंगे तो ये बनेगा डॉटर का, ये होगा, इस डॉटर में ये बनेगा। अब यहाँ पर कोई भी जो मेल है, जो सन है, वो कलर ब्लाइंड नहीं है, लेकिन जो डॉटर्स हैं, कलर ब्लाइंड डॉटर्स भी नहीं है, बट क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट होता है, ठीक है, जो एक्स क्रोमोसोम पे ट्रेट है ये रिसेसिव ट्रेट है, तो ये जब दोनों होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तभी फीमेल्स में एक्सप्रेस होगा। लेकिन यहाँ पर जो फीमेल्स हैं, जो डॉटर्स बॉर्न हुई हैं, दे आर द कैरियर्स। ये क्या है, ये कैरियर्स हैं। ठीक है, अब जब नेक्स्ट जनरेशन में अगर मदर कैरियर है, मतलब मदर तो कैरियर है और फादर जो है वो नॉर्मल है, तो यहाँ क्या गेमीट बन रहे हैं, ये फादर के ये गेमीट्स बनेंगे स्पर्म, और मदर के ये बनेंगे। तो यहाँ जो डॉटर है वो तो 50%, एक डॉटर कैरियर हो सकती है, या डॉटर में कोई हीमोफीलिया नहीं होगा। अब जो सन्स हैं उसमें 50% चांस है कि जो सन है वो कलर ब्लाइंड हो सकता है। ठीक है, अगर ये वाला गेमीट जिसमें ये एक्स क्रोमोसोम ये वाला है, तो जिसमें ये रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, वो अगर वाई से फ्यूज करता है तो यहाँ पे जो सन बॉर्न होगा वो कलर ब्लाइंड होगा। थर्ड केस हम कह रहे हैं कि मदर कैरियर है और फादर कलर ब्लाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गेमीट बनेंगे वो मदर के तो ये बनेंगे और फादर के बनेंगे ये। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये और ये गेमीट अगर फ्यूज कर गए तो जो डॉटर है वो कलर ब्लाइंड होगी और एक डॉटर कैरियर होगी। वहीं जो सन है वो एक सन कलर ब्लाइंड हो सकता है और एक सन बिल्कुल नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया, हीमोफीलिया भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मदर से फादर, मदर और फादर से बच्चों में जा रहा है। ये जो मदर से सन में इनहेरिट हो रहा है और फादर से डॉटर में जा रहा है ना, ये देख रहे हो आप, फादर से डॉटर में, फादर से डॉटर में जा रहा है और मदर से सन में जा रहा है। तो ये जो इनहेरिटेंस है ये कहलाती है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड जीन्स शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बिकॉज अ सन में गेट फ्रॉम अ कैरियर मदर एंड अ डॉटर में गेट इट फ्रॉम अ कलर ब्लाइंड फादर इफ द मदर इज अ कैरियर। अगर मदर कैरियर है तो डॉटर को कलर ब्लाइंड फादर से ये ट्रेट मिल सकता है। ठीक है, और सन में तो अगर मदर कैरियर है तो सन में ये चांसेस हैं कि उसको ये ट्रेट मिल सकता है। तो ये एक्स लिंक जीन्स जो होते हैं ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करते हैं। अब म्यूटेशंस क्या होती है, म्यूटेशन सडन चेंजेस होते हैं। अगर एक या एक से ज़्यादा जीन्स में किसी भी कारण से कोई एकदम से चेंज आ जाए जीन्स में, है ना, या फिर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए या क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए, तो वो कहलाता है म्यूटेशन। इससे जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो चेंज हो जाता है और कुछ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स में चेंज आता है, वो फिर
डिफरेंट अपने ट्रेट शो करते हैं जो कि नॉर्मल से अलग होगा। जैसे सिकल सेल अनीमिया है, ये एक ब्लड डिजीज होती है जहाँ पर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनकी शेप सिकल जैसी हो जाती है, ऐसी शेप हो जाती है रेड ब्लड सेल्स की। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन डीएनए, डीएनए में म्यूटेशन की वजह से सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स बन जाते हैं यहाँ पे। दूसरा, रेडियो एक्टिव रेडिएशन से भी म्यूटेशंस होते हैं, है ना। ये भी जो जैसे जापान पे जब वर्ल्ड वॉर 2 में न्यूक्लियर अटैक बॉम्ब गिराया गया था, तो उस टाइम पे उसके बाद बहुत जनरेशन्स तक अभी तक भी वहाँ पे उसके रेडियो एक्टिव इफेक्ट्स आते हैं, उसके रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की वजह से जीन्स में ऑल्ट्रेशन आ गया है। एंड इट्स इफेक्ट कैन बी थ्रू मैनी जनरेशन्स, बहुत जनरेशन्स तक उसके इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। फिर अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। एक साइंटिस्ट, ये 2025 में आया क्वेश्चन है, अ साइंटिस्ट वांटेड टू कंडक्ट अ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट ऑन माइस, ही कट द टेल्स ऑफ ऑल द माइस एंड मेड देम रिप्रोड्यूस, व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स। एक साइंटिस्ट थे, वो एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने माइस लिए, कुछ चूहे लिए और उनकी टेल्स कट कर दी और फिर उनको रिप्रोड्यूस करवाया। तो उनका फिनोटाइप क्या होगा। अब जो टेल का आपने कट करी, लेकिन उससे उसके कोई जेनेटिक उसमें स्ट्रक्चर में तो चेंज नहीं किया है ना, तो जीन्स चेंज नहीं होंगे। अब जीन्स तो एज इट इज पास ऑन होंगे, तो क्या होगा, अब जीन्स पे थोड़ी कोई असर पड़ा है ना, तो उससे क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके पास तो टेल्स होंगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि वो टेललेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज किया गया, उससे उसके जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज नहीं हो रहा, जो अंदर जीन्स हैं प्रेजेंट वो तो वही है ना। तो ऑल द ऑफस्प्रिंग्स विल हैव टेल्स। Ajay and Vijay are siblings. Ajay can roll his tongue while Vijay cannot. What is the genotype of their parents? दो भाई हैं, अजय एंड विजय। अजय अपनी टंग रोल कर सकता है, तो ही कैन बी होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। वो बट विजय कैन नॉट, विजय नहीं कर सकता, ठीक है। तो विजय का जीनोटाइप तो फॉर श्योर होमोजाइगस रिसेसिव ही होगा। अब ये होमोजाइगस रिसेसिव होने के लिए, विजय के होमोजाइगस रिसेसिव होने के लिए इसको दोनों जो जीन्स हैं मदर और फादर से क्या मिल रहे हैं, रिसेसिव जीन मिल रहे हैं। इसका मतलब पेरेंट्स हेट्रोजाइगस रिसेसिव होंगे, सॉरी पेरेंट्स हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होंगे, तभी तो ये वाला जीन दोनों पेरेंट्स से मिल रहा है उसको, है ना। एक पेरेंट का ये होगा, तभी तो होगा। अगर दोनों में से कोई भी पेरेंट होमोजाइगस होगा तो फिर क्या होगा, रिसेसिव जीन आएगा ही नहीं, दोनों रिसेसिव जीन आएंगे ही नहीं। तो बोथ द पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट, नहीं। बोथ द पेरेंट्स आर होमोजाइगस रिसेसिव, नहीं। रिसेसिव होंगे तो फिर हाउ ही कैन रोल द टंग, अजय रोल नहीं कर सकता है ना। वन पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड अदर इज होमोजाइगस रिसेसिव, नहीं, तब भी नहीं होगा। अगर एक होमोजाइगस डोमिनेंट है और एक होमोजाइगस रिसेसिव है, तो तभी जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो रोल कर सकते हैं, वो क्योंकि वो हेट्रोजाइगस इस कंडीशन में आएंगे, वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में। बोथ द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, तभी उस कंडीशन में जब दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होंगे, तभी उस कंडीशन में एक होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप मिल सकता है। A farmer cultivates a unique species of tomato plants. The two traits selected for breeding were color of the fruits and height of the plant. ठीक है, एक फार्मर ने एक यूनिक स्पीशीज कल्टीवेट करी, उसने उगाई, उसने उसमें दो ट्रेट सेलेक्ट करे ब्रीडिंग के लिए, एक तो फ्रूट का कलर और एक प्लांट की हाइट। फार्मर इनिशियली क्रॉसेस अ होमोजाइगस टॉल प्लांट बियरिंग रेड फ्रूट्स। कंडीशन हमें दी है कि होमोजाइगस कंडीशन है, मतलब दोनों ही जीन्स सेम टाइप के हैं, और टॉल प्लांट है जो कि डोमिनेंट ट्रेट है यहाँ पे, और रेड फ्रूट्स ये भी डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। तो टॉल प्लांट विद रेड फ्रूट्स ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, विद अ ड्वार्फ प्लांट बियरिंग येलो फ्रूट्स। मतलब जो ड्वार्फ प्लांट की कंडीशन है वो हमें यहाँ दिख रही है जीनोटाइप से कि वो रिसेसिव है, और येलो फ्रूट्स ये भी एक रिसेसिव कंडीशन है।
द जीनोटाइप ऑफ ऑल द ऑफस्प्रिंग्स इन द F1 जनरेशन वॉज TTRR। मतलब जीनोटाइप तो कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r हमें जीनोटाइप मिल रहा है। नेक्स्ट ही क्रॉसेस 2 F1 जनरेशन प्लांट्स। अब उसने F1 जनरेशन प्लांट्स को क्रॉस करा। तो एक्सप्लेन द फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ द F1 जनरेशन ऑब्टेन फ्रॉम द इनिशियल क्रॉस। जो फिनोटाइप है F1 जनरेशन का क्या आ रहा है, अगर हम इसको देखें, ये F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या होगा, टॉल प्लांट होगा, क्योंकि टॉल प्लांट जो है, टॉल जीन जो है वो हमारा डोमिनेंट है, और रेड फ्रूट वाला जो जीन है वो डोमिनेंट है, तो टॉल प्लांट विद रेड फ्रूट। नेक्स्ट है मेंशन द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स। अब इसमें F2 जनरेशन में क्या फिनोटिपिक रेशियो निकलेगा, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे, ठीक है। आप इसको निकालो, आप इसको ड्रॉ करना है, एक पनेट स्क्वायर बनाना और उसमें ड्रॉ करके फिर आप देखना क्या फिनोटिपिक रेशियो आता है, और उस फिनोटिपिक रेशियो को आप कमेंट में मुझे करके बताइएगा। स्टेट मेंडल्स लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल्स का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ क्या कहता है कि जब भी दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अगर देखें, तो उस टाइम पे जब गेमीट्स में जो हर पेयर का जो इंडिविजुअल जीन है वो जब अलग सेपरेट होते हैं, तो उनका आपस में, दोनों पेयर का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, वो दोनों इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। यानी कि यहीं पे इसी एग्जाम्पल में अगर हम देखें, इसमें जो टॉल प्लांट ये वाले जीन्स और ये वाले जीन्स जब सेपरेट होंगे, है ना, फ्लावर कलर के और प्लांट हाइट के जीन्स जब सेपरेट होंगे, तो ये डिफरेंट दो कंट्रास्टिंग पेयर्स हैं, दो पेयर डिफरेंट पेयर्स हैं, इनके जब जीन्स आपस में सेपरेट होंगे, गेमीट्स में जाएंगे, तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसके जीन्स जब सेपरेट होंगे, इनका इससे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। A zygote which is Y chromosome inherited from the father will develop into a। अगर एक जाइगोट में Y क्रोमोसोम इनहेरिट हुआ है फादर से, तो वो क्या बनेगा, will depend on the chromosome inherited from the mother? No. It will become a girl? No. Either boy or a girl? नहीं, जहाँ भी जाइगोट में Y क्रोमोसोम जाएगा तो वहाँ पे क्या बनेगा इंडिविजुअल, वो एक बॉय होगा। 4 friends P, Q, R and S were discussing the examples of genetic disorders। ठीक है, P, Q, R and S कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स डिस्कस कर रहे थे। द एग्जाम्पल्स दे कोटेड वर एज फॉलोज। उन्होंने कहा कलर ब्लाइंडनेस एंड मलेरिया, P ने बोला, Q ने बोला एल्बिनिज्म एंड कॉलेरा, R ने बोला हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, और S ने बोला हीमोफीलिया एंड एल्बिनिज्म। तो ये कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे बात कर रहे थे। हु गेव द करेक्ट एग्जाम्पल्स। अब मलेरिया जो होता है ये जेनेटिक नहीं होता, ठीक है, कॉलेरा भी जेनेटिक नहीं होता। अब एल्बिनिज्म जो होता है ये जेनेटिक होता है, कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक होता है, हीमोफीलिया भी जेनेटिक है, ठीक है। तो ये हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि ये दोनों ही जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। हीमोफीलिया और एल्बिनिज्म भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो ये R एंड S इन दोनों ने करेक्ट एग्जाम्पल कोट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है B। अब यहाँ पर आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है। आप इस चैप्टर को पूरा पढ़िए, ध्यान से समझिए, और कोई भी डाउट होते हैं आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।